गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 to 50 को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 41 में क्या बोला है, अरेंज द फॉलोइंग आयंस इन ऑर्डर ऑफ देयर मैग्नेटिक मोमेंट। और हमारे पास आयंस कौन कौन से थे भाई, वेनेडियम 4+, उसके बाद था Mn 4+, Fe3+, एंड उसके बाद है Ni2+। सिस्टम पहले आइडेंटिफाई करो भाई कौन सी है। ये वेनेडियम है हमारे पास, ये वेनेडियम है 4+, 5 इलेक्ट्रॉन है, 4 निकल गए, D1 सिस्टम, N की वैल्यू हो जाएगी 1। Mn 4+ है, Mn यहाँ से दो गए, सिस्टम कौन सी हो जाएगी D3, N की वैल्यू भी क्या होगी भाई 3। Fe3+, ये Fe है, यहाँ से दो, यहाँ से एक चला गया, D5 सिस्टम, अनपेड इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे 5 होंगे। Ni+2 4s2, ये 0 निकल जाएगा, D8 सिस्टम, N की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। अगर ये उनके क्या है भाई अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, तो हमें पता है दैट इज मैग्नेटिक मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और भाई हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, n से n इंटू n+2 पेयर मैग्नेटॉन क्या होता है, उसका यूनिट होता है। ठीक है, तो अगर ये हमारे पास n से, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, देखो सबसे टॉप में कौन होगा, या Fe है ना। उसके बाद कौन आ जाएगा भाई, दैट इज सेकंड नंबर पे कौन आ जाएगा बोलो, ये दोनों भी क्या है Ni एंड Mn, दोनों के लिए क्या है सेम है ना। Mn 4+ है एंड Ni2+ है, तो Mn 4+ फिर से चेक करते भाई, Mn 4+ क्या है आपके पास 4+ है Mn, यहाँ पर भी क्या दिया भाई Mn 4+ है, तो मतलब इन दोनों के सेम हो जाएंगे ना। ये सेकंड पे आएगा और ये भी सेकंड पे आएगा और ये सबसे लास्ट पे आएगा, है ना। तो ऐसे वाले ऑर्डर आपको कहाँ से दिख रहे हैं, देखो भाई बोलो, ऐसे वाली ऑर्डर हमारे पास डिक्रीजिंग ऑर्डर है, और तो लगभग ऑप्शन सी के साथ ये मैक्सिममली क्या करती है, मैच करती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ये हो गया हमारे पास 41। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है भाई 42 नंबर। क्या बोला है, among the following series of transition metal ions, one in which all metal ions are 3d2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 3d2 कॉन्फ़िगरेशन आपको ढूंढना है। ठीक है, चलो ऑप्शन 1 में क्या बोला है भाई, टिटेनियम 4+ है ना, टिटेनियम +4, वेनेडियम +3, क्रोमियम +2 एंड Mn+3। चलो आइडेंटिफाई करो भाई कौन सा सिस्टम है, टिटेनियम +4 क्या होगा D0 सिस्टम, और हमें पूछा है सभी के सभी ऑल चाहिए, यही D0 आ गया, मतलब ये ऑप्शन तो नहीं होगा। वेनेडियम में हमारे पास क्या है +3, तो ये क्या आ जाएगा D2 सिस्टम आ जाएगी ये। क्रोमियम +2 क्या आ जाएगी, क्रोमियम +2 D4 सिस्टम हो जाएगी। Mn+3 क्या होगी भाई D4 होगी, मतलब ये ऑप्शन तो हमारे पास नहीं आएगा क्योंकि ये D0 आ गई, खाली यही D2 है, ये D4 है। चलो ऑप्शन बी के लिए चेक करते हैं। ऑप्शन बी में हमारे पास है टिटेनियम +2, उसके बाद है हमारे पास वेनेडियम +3, क्रोमियम +4 और Mn+5 है ना। टिटेनियम +2 भाई ये टिटेनियम है, ये दो एक से निकल गए, ये हमारे पास हो गई D2 सिस्टम। वेनेडियम +2 तो ऑलरेडी है ही। क्रोमियम 4+, यहाँ से 4 और यहाँ से एक क्या हो गया भाई निकल गया, तो मतलब यहाँ से 3 और 1, तो क्या होगा आगे नहीं D2। Mn+5 भाई यहाँ से 2 और यहाँ से 3 निकल गए, ये भी क्या हो गया D2। मतलब ऑप्शन बी के अंदर सभी के सभी क्या है D2 है। 101% हमारे पास ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसके लिए करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया, 42 हो गया। 43 में क्या पूछा है, द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एफ ब्लॉक कितने होंगे भाई 28 होंगे। कैसे बोलो, 4f सीरीज के 14 एंड 5f सीरीज के 14, लैंथराइड्स के 14 एंड एक्टिनाइड्स के 14 मिलके कितने हो जाएंगे 28। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर। पूछा है मेटल ऑक्साइड व्हिच डिकम्पोजेस ऑन हीटिंग, मतलब हीटिंग के बाद ऐसा कौन सा मेटल ऑक्साइड जो क्या होता है भाई डिकम्पोज हो जाता है ना। सो कौन सा होगा, हमारे पास ऑप्शन था जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ना, कॉपर +2 एंड Hg+2 है ना। ऑप्शन कौन सा आएगा बच्चों हमारे पास Hgo आएगा। क्यों आएगा Hgo क्यों आएगा, बिकॉज ये मर्क्यूरी जो सबसे स्टेबल मेटल है,
तो सबसे स्टेबल मेटल का जो मेटल ऑक्साइड्स होता है उस वही हीटिंग के बाद क्या होगा, डिकम्पोज होगा। ठीक है, ये तो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव है, इनके लिए तो और भी ज़्यादा हीटिंग लगेगी। तो कम से हीट में ये होगा, उससे और ज़्यादा हीट इसको लगेगी, उससे ज़्यादा हीट इसको लगेगी, और एल्यूमिना का तो सबसे ज़्यादा क्या लगती है, हीट लगती है ना। तो जितना ज़्यादा स्टेबल मेटल ऑक्साइड होगा उतना इजीली क्या हो जाएगा, उनका डिकम्पोजिशन। दैट्स व्हाई ऑप्शन डी हम HgO को क्या लेंगे भाई, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 45 के अंदर क्या बोला है, रिएक्शन है हमारे पास। चलो पहले बोर्ड को क्लीन कर लेते हैं। Next, acidified solution of chromic acid on treatment with hydrogen peroxide, H2CrO4 की रिएक्शन हमें किसके साथ करनी है भाई, H2O2 के साथ, और हमें देखना है कौन सा ऑप्शन हमें करेक्ट मिल रहा है। ठीक है, सो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है भाई, इसका क्या होगा, फर्दर ऑक्सीडेशन। लेकिन ऑक्सीडेशन की एक डेफिनेशन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी होती है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे तो क्या है भाई, +6 हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो इधर जो भी ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट होगा उसके अंदर क्या होनी चाहिए, पर ऑक्साइड बॉन्डिंग होनी चाहिए। ये हमारे पास क्लू है। हमारे पास ऑप्शंस क्या है भाई, CrO3 है ना, हमारे पास है CrO5 है, Cr2O3 है, एंड H2Cr2O7। समझ रहे हैं भाई। देखो ऑक्सीडेशन स्टेट देखो क्या है, इधर पे भी, इधर +6, इधर भी +6 है, और इधर भी क्या है, दैट इज +6। तो खाली यही है, इधर भी +6 ही होगी, लेकिन इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, इसके अंदर प्रेजेंट है पर ऑक्साइड बॉन्डिंग ना। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है भाई, पर ऑक्साइड बॉन्डिंग, और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के कारण उसका इस तरह का ऑक्सीडेशन होगा भाई कि ऑक्सीडेशन स्टेट सेम रहेगी, लेकिन नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स यहाँ पे क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो भाई पर एटम कितने, 5 है, पर एटम यहाँ पर कितने आएंगे भाई, 3.5 एटम्स आएंगे, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है ना, यहाँ पे 3.5, यहाँ पे 5 है, यहाँ ज्यादा ऑक्सीजन, मतलब ऑप्शन सी हमारे पास क्या होगा, करेक्ट आंसर। क्यों होगा भाई, क्योंकि अब सीधा सीधा केमिकल रिएक्शन वैसे तो आउट ऑफ सिलेबस से रिएक्शन, लेकिन ओल्ड सिलेबस में होगी, इसलिए जब हमारे पास क्रोमिक एसिड H2O2 के साथ रिएक्ट करता है तो आपको ये इस तरह का पेरोक्साइड बनाता है। ठीक है, इसके बीच की बॉन्डिंग कैसे होगी, है ना, हमारे पास होगा भाई क्रोमियम डबल बॉन्ड O, है ना, लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस, है ना, ये बॉन्ड होगा पेरोक्साइड वाला, और ये बॉन्ड होगा लाइक दिस, है ना। कितने बॉन्ड दिख रहे हैं इसके 6, तो ये +6 में क्या हो जाएगा, स्टेबल। तो 2 पेरोक्साइड बॉन्डिंग आ रही है इस H2O2 के कारण, इसलिए हम ऑप्शन सी को क्या लेंगे, करेक्ट आंसर। 46 में क्या बोला था, नाइट्रिक एसिड रिएक्ट्स विद Fe। भाई हमारे पास क्या है, Fe है, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, HNO3 के साथ। तो भाई ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, Fe को हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में ले जाएगा, और हमारे पास Fe की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है, दैट इज +3। लेकिन +3 देखो A में भी है, B में +2, B ऑप्शन तो गया, C में भी है और D में भी है, लेकिन नाइट्रेट तो नहीं देता, इसलिए B एंड D ऑप्शन तो गया। अब A एंड C से बोलोगे, हमारे पास क्या है, एक ऑप्शन आता है Fe2O3 एंड सेकंड ऑप्शन आता है भाई Fe3O4। अब ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये क्या कर लेते हैं भाई, ये तो आपका रस्ट वाला सिंपल प्रोडक्ट है, लेकिन ये मैग्नेटाइट है जो सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो जो ये तो बहुत रिएक्टिव मॉलिक्यूल है ना, इस नाइट्रिक एसिड के साथ वॉश अप कर रहा है, उसको पैसिवेशन भी बोलते हैं। जिसके अंदर क्या होता है, जिसके अंदर क्या होता है भाई, आपके मेटल्स के ऊपर एक, मतलब मेटल ऑक्साइड की लेयर उसके ऊपर आ जाती है, जिसके कारण फर्दर उस मेटल का ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता या उसका करोजन नहीं होता। ठीक है, तो इसीलिए करोजन से बचने के लिए यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलता है वो Fe3O4 होता है, मैग्नेटाइट प्रोडक्ट होता है, जो कि हमें ऑप्शन सी के अंदर दे रखा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है भाई, 47 वाला जो है आपका क्वेश्चन 34 एज इट इज रिपीट है ना, इंक्रीजिंग आयनिक रेडाई लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन के अकॉर्डिंग आपको ऑर्डर देखनी है। ठीक है, 48 देखो, 48 में क्या बोला था, द बेसिक कैरेक्टर ऑफ द ट्रांजिशन मेटल मोनोऑक्साइड। मेरे पास क्या है भाई, मेरे पास है टिटेनियम मेटल है, मेरे पास है भाई वेनेडियम मेटल, मेरे पास है क्रोमियम मेटल,
और मेरे पास है Fe मेटल, ठीक है ना, क्या है भाई Fe है। सबका मोनोऑक्साइड लिया, मतलब +2 +2 +2 एंड +2, सबके सब कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में भाई, ये भी +2 में होगा, ये भी +2 में है, ये भी +2 में है और ये भी +2 में, सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, सेम है। अब हमें पता है, क्या पता है भाई, बेसिक कैरेक्टर हमें पता है, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक, और उसमें भी मेटल ऑक्साइड्स में कंसेप्ट चलता है बेसिक कैरेक्टर के अंदर ना, कौन सा वाला, साइज वाला, साइज ऑफ मेटल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिक कैरेक्टर। सब ज्यादा बेसिक कौन है बच्चों, सबसे ज्यादा बेसिक है हमारे पास अल्कली मेटल ऑक्साइड्स। वाई, मतलब जितना लेफ्ट में जाओ और उतना बॉटम में जाओ, क्या होता है, बेसिसिटी इंक्रीज होती है। क्यों इंक्रीज होती है, क्योंकि वो बेस, उसके अंदर आयोनिक कैरेक्टर बढ़ता है, और जब आयोनिक कैरेक्टर बढ़ता है तो वाटर के अंदर OH माइनस देने की उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है ना, इंक्रीज हो जाती है। इसीलिए मेटल आयन जितना बड़ा होगा, साइज में बड़ा होगा, उतनी उसकी क्या होगी भाई, बोलो, बेसिक कैरेक्टर होगा। तो देखो अगर हम इनको देखते तो हमारे पास पता है क्या होता है भाई, साइज यहाँ से डिक्रीज होती है कॉपर तक, तो सबसे लेफ्ट में कौन है, टाइटेनियम, फिर कौन है, वेनेडियम, क्रोमियम, Fe। तो अकॉर्डिंग टू खाली हमें क्या करना है, इनको साइज के अकॉर्डिंग क्या करना है, अरेंज करना है, क्योंकि हमें पता है साइज एंड बेसिक कैरेक्टर रिलेट होता है। इसलिए सबसे टॉप में कौन होगा भाई, टाइटेनियम, फिर होगा वेनेडियम वाला, फिर होगा क्रोमियम, आखिर में बचता है Fe। और ये ऑर्डर आपको कहाँ पे मिलती है, ऑप्शन ए के अंदर ही मिल जाएगी। दैट्स व्हाई ऑप्शन ए आपके पास क्या होगा, करेक्ट आंसर। 49 में पूछा है भाई, एक ऐसा पेयर बताओ कि जिसके अंदर दोनों की दोनों क्या है, कलर दिखाएंगे एक्वियस सॉल्यूशन में। कलर चाहिए, फिर कलर के ऊपर क्वेश्चन आया। कलर का रीजन ही हमारे पास क्या है, आपके सामने जो दिख रहे हैं उसको क्या है, कॉन्फ़िगरेशंस है, और ये कॉन्फ़िगरेशन सबको क्या करते हैं भाई, हेल्प करेंगे, ठीक है ना। चलो तो क्या बोला है, पहले फर्स्ट ऑप्शन ए में क्या बोला है, स्कैंडियम +3 एंड टाइटेनियम +3, ठीक है। ऑप्शन बी के अंदर क्या है भाई, स्कैंडियम +3 एंड कोबाल्ट +2। सी के अंदर क्या दिया है, Na+2 एंड Cu+2, ठीक है। और आखिर में ऑप्शन डी के अंदर बोला है, दैट इज Na+2 एंड Ti+3। जल्दी से फटाफट सिस्टम को आइडेंटिफाई करो कौन सी है, एंड नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन बताओ, ठीक है। स्कैंडियम +3 क्या होगी भाई, D0 सिस्टम, 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन। टाइटेनियम +3 कितनी भाई, दैट इज D1 सिस्टम, 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन। स्कैंडियम +3 0 आ जाएगी क्योंकि D0 सिस्टम है। कोबाल्ट +2 क्या है भाई, D7, D7 के अंदर कितने होते हैं भाई, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, ये 0 का। Na+2 क्या है भाई, D8 सिस्टम है, सॉरी, D8 में क्या आएंगे, दैट इज अगेन 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन आएंगे। कॉपर 2+ में क्या है भाई, कॉपर 2+ D9 सिस्टम है, 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या होगा, आ जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। और डी में देखो भाई, डी में क्या है, Na+2 अगेन क्या है, D8 सिस्टम, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन, एंड टाइटेनियम+2, टाइटेनियम+3 में क्या है भाई, दैट इज ये भी हो गया आपके पास D1 सिस्टम। ये मतलब इसके लिए ऑप्शन डी एंड ऑप्शन सी दोनों की प्रोबेबिलिटी है। क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा था कि भाई आपको ऐसे पेयर बताना है जो दोनों के दोनों क्या दिखाएंगे, आपको कलर दिखाएंगे। कलर का रीजन क्या होता है भाई, अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो ए और बी में तो नहीं थे, लेकिन सी आर डी के अंदर अब इस तरह का कॉम्बिनेशन उन्होंने दिया है कि दोनों में भी क्या है, दैट इज अनपेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसलिए कॉपर, तो गलती से यहाँ के उनको कॉपर +1 देना था, लेकिन उन्होंने कॉपर +2 दे दिया। फिर से एक बार चेक करते भाई, कॉपर, हाँ सॉरी यार, कॉपर +1 ही दिया है, तो यहाँ पर कॉपर +1 होगा, ये सिस्टम हो जाएगी D10 होगा 0, और ये अब हमारे पास ऑप्शन सी नहीं होगा, अब हमारे पास ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। क्योंकि दोनों में भी क्या है, अनपेड इलेक्ट्रॉन, और जब अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो हमें दिखाते हैं डी ट्रांजिशन, और डी ट्रांजिशन के कारण ही तो हमें क्या मिलते हैं, कलर मिलते हैं, ठीक है बच्चों। आज का लास्ट और इस शीट का लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, दैट इज द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe। Fe के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा है भाई, Fe ऑप्शंस देखो भाई क्या है, Fe2+ बोला है, Fe4+ बोला है, Fe3+ बोला है,
है ना। और उसके बाद क्या भाई Fe 5 प्लस होगा, चलो इधर पे लिखता हूँ मैं Fe 5 प्लस, Fe 5 प्लस, है ना। ये हमारे पास क्या है भाई Fe एलिमेंट, 5 प्लस लोगे तो यहाँ से 2 और यहाँ से कितने जाएंगे 3, तो सिस्टम क्या हो जाएगी ये D2। Fe2 प्लस में क्या है भाई, ये सिस्टम हो जाएगी D6। Fe4 प्लस में क्या होगा भाई, Fe4 प्लस में यहाँ से 2 यहाँ से ये सिस्टम हो जाएगी D4। और Fe3 प्लस में हमारे पास सिस्टम कौन सी होगी, दैट इज Fe3 प्लस में यहाँ से 2 और यहाँ से गया D5 सिस्टम। यहाँ पे D5 के अंदर क्या है भाई 5 इलेक्ट्रॉन्स आपने क्या कर रखे हैं, इस तरह के अनपेयर्ड है। और अगर 5 इलेक्ट्रॉन आपके पास अनपेयर्ड है तो उसको हम बोलते हैं हाफ फिल्ड स्टेबिलिटी। तो जहाँ पे हमको हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड स्टेबिलिटी मिलती है बच्चों, वहीं पे वो सिस्टम क्या होती है, सबसे ज्यादा क्या होती है, स्टेबल होती है। इसलिए हमारे पास ऑप्शन D5 सिस्टम मतलब +3, ऑप्शन सी हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों। सो इस तरह से हमने 41 से लेकर 50 टोटल 50 क्वेश्चन हमने क्या किए भाई, सॉल्व किए। ठीक है, तो पर टॉपिक आपको एटलीस्ट 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैंने आप लोगों से करवाई, आपको ऑलरेडी शीट शेयर कर रखी है। ठीक है, आप लोग बचे हुए 50 क्वेश्चंस को या आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करो। डाउट है तो मुझे कॉल करो, व्हाट्सअप करो। ठीक है, तो हमारे 4-5 लेक्चर्स मतलब 5 लेक्चर लगभग हमने क्या किए, इस डीएनए ब्लॉक टॉपिक के ऊपर बनाए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दैट इज सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का सीट जो है आपको फिर ग्रुप के ऊपर मिल जाएगी, जिसके अंदर हम फिर एक बार से 10-10 क्वेश्चन के स्लॉट के वीडियोस बना के आपके ग्रुप के ऊपर कंटिन्यूसली शेयर करेंगे। ठीक है, और भी आप क्या करो भाई, क्वेश्चंस ले आओ, क्वेश्चन पूछो, या एटलीस्ट हम जितना दे रहे उतना तो स्टडी मटेरियल आप वर्कआउट करो। ठीक है, अपने नोट्स को कंप्लीट करो, चेक करवा लो। और अगर किसी को भी अगर कोई डाउट है तो आप लोग पवन नगर ब्रांच पे आ सकते हो, वहाँ पे हम 10 बजे से लेकर 12-1-2 बजे तक रहते हैं। आप लोग अपने डाउट्स को सामने आके भी क्या कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो ध्यान में रखना। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, टॉपिक का नाम है सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव। आपको फिर अगेन ये शीट आपको शेयर की जाएगी, क्वेश्चन क्वालिटी क्वेश्चंस है। इस तरह के क्वेश्चंस नीट एंड सिटी के अंदर आते हैं, कुछ जेईई मेंस के अंदर भी आते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करनी है, जो कि सारे के सारे कंसेप्ट बेस है, ज़्यादा याद नहीं करना है, याद करने वाले क्वेश्चंस नहीं है, लॉजिकल क्वेश्चंस है। और ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। टॉपिक का नाम होगा सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव। तब तक गुड बाय एवरीबॉडी, थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर योरसेल्फ।